गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन की 28 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द लक्षद्वीप क्राइसिस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में करोगी अंडर जीएसटी, ठीक है। तो गाइस आपको पता है कौन कौन सी यूनियन टेरेटरी है जिसके पास के लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई और अब जम्मू एंड कश्मीर के पास भी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट है, उसका कोई लॉ है, अगर आपने या तो कोई नया लाना लॉ बनाना है, ठीक है, या फिर आपको उस पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करना सो दैट आपको कुछ चेंज लाना है, तो आप क्या करते हो, एक बिल इंट्रोड्यूस करते हो और उस बिल को पास करके क्या करते हो, तो वो पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट कर देते हो, ठीक है। लेकिन जो यूनियन टेरेटरीज है जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे लक्षद्वीप होगी, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई लॉ बनाना हो या चेंज करना हो तो वो कौन करता है, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर करता है। और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, वो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। तो यही काम हुआ है किसमें, यूनियन टेरेटरी ऑफ लक्षद्वीप में, ठीक है। सिंस यूनियन टेरेटरी ऑफ लक्षद्वीप डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर, तो कोई भी अगर उसके लॉज में आपको चेंज लाना है तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा, बाय इट्स एडमिनिस्ट्रेटर। और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। फाइन, तो इंस्टेड ऑफ अ बिल, मतलब कि उसमें कोई भी बिल वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जब ये काम कर देगा जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और जब वो ये सब काम कर देगा तो उस पर्टिकुलर रूल्स या रेगुलेशन जो भी उसने चेंज लाया है उसको अप्रूवल किसका चाहिए होगा, होम मिनिस्ट्री का चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अब क्या कौन सी रिसेंट पॉलिसीज ऐसी है, देखो अभी रिसेंट पॉलिसीज क्या कर रही हैं, जो मालदीव्स, आपको पता है मालदीव्स किसके लिए ज़्यादा फेमस है, टूरिज्म उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लक्षद्वीप के आइलैंड को ऐसा डेवलप करने का अटेम्प्ट किया गया कि हम उसको मालदीव्स की लाइन पे टूरिज्म प्रमोट कर सकें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पे क्या हुआ है, इस बात को लेके क्या हुआ है, कुछ झगड़ा हो गया। अब हम जरा देखते हैं क्या क्या है। फाइन, रिसेंट कुछ पॉलिसीज़ हैं, अब कुछ में क्या कंसर्न है, मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं लेकिन उस पॉलिसीज़ का कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों पे या फिर एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। फाइन, या कुछ राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम वही पढ़ रहे हैं। अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो अभी लॉज के थ्रू अमेंड किया गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। सबसे पहली है ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, साथ में इसके अलावा है एंड क्रिएशन ऑफ लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो गाइस, इन पॉलिसीज़ के अंडर क्या है कि अथॉरिटी के पास पावर होगी, जो भी पब्लिक अथॉरिटी के पास पावर होगी, कि वो क्योंकि उन्होंने क्या करना है, लक्षद्वीप में टूरिज्म को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो वो क्या करेगा, जो छोटे छोटे वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं जिनके पास आइलैंड के जो ओनर हैं, वो क्या करेंगे, वो ये लॉ क्या है, उन गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो लैंड है, सॉरी आइलैंड है, वो उनसे छीन लेगा और वहाँ का जो उन लोगों का आर्टिकल 21 वायलेट करेगा, ठीक है। तो यही इसका कंसर्न है। फाइन, इट अलाउ अथॉरिटी टू रिमूव और असर्प द स्मॉल होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी owned by the islander belonging to the scheduled tribe, thus violating article 21, that is right to life of the constitution। और आपको पता है आर्टिकल 21 क्या है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स अब उस आइलैंड पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, तो ये कंसर्न है जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइसिस वाली बात हो रही है। नेक्स्ट है पंचायत रेगुलेशन 2021। इसके अंदर क्या किया हुआ है, देखो ये जो रेगुलेशन आया हुआ है इसके अंदर क्या किया है, किसी भी बंदे को ये बोला है अगर किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा है तो वो लोकल पोस्ट में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब क्या इससे क्या इफेक्ट आएगा, देखो अब आपने ये बिल ला दिया तो इसकी वजह से क्या, ऑलरेडी लक्षद्वीप में इंडिया की सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। और इतनी कम पॉपुलेशन है कि लक्षद्वीप को जो 36 आइलैंड है उसमें से 10 आइलैंड में कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ओनली 65,000 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से इस बिल की वजह से ऑलरेडी पिछले 10 साल में अगर हम देखें ऑलरेडी लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, मतलब कि जो ग्रोथ रेट है वो ओनली 6.23% है, और जबकि अगर हमारे नेशनल लेवल पे एवरेज देखा जाए तो वो 7.7% है, ठीक है। तो ये बिल भी कहीं ना कहीं गलत है, क्यों, क्योंकि इससे क्या जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पासा। इसमें क्या गवर्नमेंट के पास पावर हो जाएगी कि वो क्या कर सकती है, किसी भी बंदे को 1 साल तक डिटेन कर सकती है विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर। अब इसका कंसर्न क्या आप समझ ही गए होंगे। हाईवे क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है वो सफिशिएंट है, मतलब कि सिंपल बात है कि आपको नया रूल लेके आने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो लक्षद्वीप है वहाँ पे क्राइम जो रेट है बहुत कम है, ठीक है। जब ऑलरेडी जो वहाँ पे जो लॉज थे वो ही सफिशिएंट थे तो आपको नया लॉ लेके आने की जरूरत ही क्या, ठीक है। और ये लॉ से कहेगी कहीं ना कि जो लोग हैं वहाँ के उनकी जो सिविल लिबर्टीज़ है वो भी कर दोगे, मतलब कि आप किसी भी बंदे को 1 साल तक के लिए डिटेन रखोगे,
दैट इज रोम। फाइन, तो ये कुछ था जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है अरेबियन सी गेटिंग मोर साइक्लोन्स इज अ पोटेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, एनवायरमेंट। देखो गाइस आप सबको पता है अभी तक ये था कि जो ईस्टर्न कोस्ट के जो साइक्लोन्स होते थे वो ज़्यादा सीवियर होते थे फॉर इंडिया एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अरेबियन सी ज़्यादा वार्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे साइक्लोन्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, और फ्रिक्वेंसी के बाद अलावा उनकी सीवियरिटी भी बढ़ गई है। तो अगर वेस्ट कोस्ट को वो इफेक्ट करेंगे तो आपको पता है वहाँ कितने हमारे डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, या फिर कर्नाटका, तो वेस्ट कोस्ट बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या है, IMD ने एक डिकेड एनालिसिस करा है जिसमें ये बोला है कि जो बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, वो ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, हर एक 10 साल में, हर एक डिकेड में, अगर हम 1891 से 1900 तक बात करें। ठीक है, हाईवर जो अरेबियन सी है उसमें 17 साइक्लोन्स आए हैं 2011 से 2020 में, जो कि 1890s के बाद हाईएस्ट हैं इन अ डिकेड। ठीक है, और इसमें तो जो 11 साइक्लोन्स है वो सीवियर साइक्लोन, मतलब कि अरेबियन सी में 2011 से 2020 में 17 साइक्लोन आए और उसमें जो 10 साइक्लोन थे वो सीवियर साइक्लोन। ठीक है, इसके अलावा अब क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो रिसेंट जो साइक्लोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। जैसे हमने देखा साइक्लोन टोक्टे आया, वायु आया अरेबियन से, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मतलब एकदम से वो इतना इंटेंसिफाई हो जाते हैं कि हम लोग इतना प्रिपेयर नहीं रह पाते, एडवांस प्रिपेयर नहीं रह पाते। ठीक है, अभी क्या, अगर साइक्लोन्स ऐसे वेस्टर्न कोस्ट पे आते रहे तो इसका इकोनॉमिक पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या है, अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इसके अकॉर्डिंग, इसके डाटा के अकॉर्डिंग ये बोला है कि इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो भी स्टेट्स हैं वो हमारी जीडीपी में 35% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, अगर हम 2018-19 का डाटा देखें, जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं वो 21% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उसमें भी 46% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, अगेन 2018-19 का डाटा है, और ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं वो ओनली 22% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो आउटपुट वैल्यू है वो क्या है, वॉज डिसप्रोपोर्शनलिटी मोर देन देयर नंबर। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट अगेन ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है देन द ईस्टर्न कोस्ट। इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स का लॉस का भी इंक्रीज होगा, और जैसे ह्यूमन लॉस होगा तो इसका मतलब आपका कैपिटल लॉस भी होगा। फाइन, तो इसी वजह से क्या है, दीज आर द रीजंस कि वहाँ पे क्या होगा, अगर वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा वो आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो ज़्यादा हमें इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, कैसे पड़ेगा हमने देख लिया, किस तरह से GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड मैनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, अगर हम ये पढ़ लेते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, तो ये 2017 में आया था, जिसका एम यही था कि हमें क्या करना है, अपने इंडिया में हेल्थ केयर को डिजिटाइज करना है, सो दैट जो पेशेंट डॉक्टर इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, हम उस एग्जिस्टिंग गैप को क्या कर सके, पूरा कर सके हेल्थ केयर सेक्टर में थ्रू डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इससे क्या होएगा, हमारी जो हेल्थ सर्विस, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ सेक्टर की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ बढ़ेगा, और हम जल्दी ही अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हेल्थ से रिलेटेड वो भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं हमने इस पर्टिकुलर मिशन में कितनी प्रोग्रेस करी है, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, रिसेंटली के गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि इस मिशन के अंडर हम नियर अबाउट 11.9 लाख हेल्थ IDs को जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें नियर अबाउट 3106 डॉक्टर्स को और 1490 फैसिलिटीज़ को इस प्लेटफॉर्म पर क्या किया, हमने रजिस्टर्ड किया, मतलब कि ये डॉक्टर्स से क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल पेमेंट ऑप्शन करा, दैट इज़ अ UPI ई-वाउचर, जो कि डेवलप किया किसके द्वारा, NPCI, दैट इज़ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो क्या करेगी, जो भी वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको मतलब कि एफिशिएंट मैनर में इन लोगों के साथ क्या करेगी, पहुँचाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है वो एक ओपन और इंटर ऑपरेबल IT नेटवर्क है डिजिटल हेल्थ के लिए, जो कि अभी जल्दी ही रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सबसे पहले क्या है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी डिजिटल मीडियम के थ्रू हम क्या करेंगे, हर एक रेजिडेंट्स के पास एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सारी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इससे हम क्या करेंगे और ज़्यादा एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे, सो दैट हम अच्छे से अपना डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को क्या कर सके, क्रिएट कर सके और ज़्यादा ईजी बना सके। फाइन, नेक्स्ट है RBI एनुअल रिपोर्ट फॉर 2020-21। ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग क्या है, इस
एक्ट के अंडर किया है, आरबीआई को अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करनी ही पड़ती है। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या जरा हम देख लेते हैं। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कि हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं वो थोड़े कम हुए, तो अच्छी बात है। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या करंट अकाउंट सरप्लस है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब कि जो हमारा डेफिसिट में नहीं है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में। अब गाइज अब आप मुझे करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और गाइज जो नहीं बताता तो एटलीस्ट वो क्या करे, कमेंट को पढ़ लिया करे। ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो कमेंट में सही आंसर ही देते हैं। ठीक है, तो आप उन कमेंट्स को पढ़ लिया करें। फाइन, अभी क्या इससे क्या होएगा, जो हमारा नेट कैपिटल इनफ्लोज है, तो ऑफकोर्स अगर हम क्या करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ों का लेन देन करते हैं वो फ़ॉरेन में करते हैं, एक्स रिजर्व में करते हैं, डॉलर में करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इससे ऑफकोर्स इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ा है। ठीक है, अब जरा बैंकिंग फ्रॉड देखते हैं। अगर हम देखें जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें 35% फ्रॉड्स क्या है, बड़े हैं इन पर्टिकुलर दिस ईयर, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 45% जो फ्रॉड है वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगेन बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट है। जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, वो डिक्रीज हुआ है, मतलब कि जो बैंक का जो पैसा मर जाता था वो अभी कम हुआ है। दिसंबर 2020 में जो 6.8% हुआ है, जबकि मार्च में कितना था 8.2%, तो डिक्रीज हुआ नियर अबाउट 2%। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है, मतलब कि बैंक की वो प्रॉफिट, ठीक है, जो बैंक का कुछ प्रॉफिट होता है जो अपना बैंक अपने साथ रख लेते, सपोज कर उसको 100 रुपये का प्रॉफिट है तो वह कुछ 20 रुपये अलग से रख लेता है, वो भी इंप्रूव है। ठीक है, तो प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है, पोर्शन ऑफ बैंक्स प्रॉफिट सेट एजाइट एज अ प्रोविजन अगेंस्ट द बैड लोन। ठीक है, तो वो भी इंप्रूव है। प्रोजेक्शन क्या, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वेव आई, तो हम नेक्स्ट फ्यूचर के लिए क्या हमने सोचा है या देखा है। ठीक है, इम्पैक्ट कोविड का क्या होएगा, सबसे पहले क्या लाइफ्स का लॉस हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हुई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग ये इम्पैक्ट होने वाला है। इन्फ्लेशन प्रेशर्स होगा, मतलब कि पल्सिस, दालों के, एडिबल ऑयल्स के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस, मतलब कि डिमांड कम होगी क्योंकि रेट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो डिमांड अगर कम होगी तो सप्लाई भी फिर कम होगी। ठीक है, ऐसे या फिर सप्लाई ज़्यादा आती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, रिस्क ऑफ बबल इन स्टॉक मार्केट्स ड्यू टू द रिकॉर्ड हाई सर्ज इन द, देखो इंडिया के शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड पे ना चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर जब रिकॉर्ड से बढ़ते हैं ना तो रिस्क उतना स्टॉक मार्केट में बढ़ सकता है। ठीक है, तो यही बात है, 2020-21 में हमारी जीडीपी 8% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन स्टिल इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो प्राइजेस हैं चीज़ों के, शेयर्स के, वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो इससे रिस्क भी बढ़ा। नेक्स्ट न्यूज़ है, Assam government set up the बोडोलैंड डिपार्टमेंट फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारे न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको पता ही होगा बोडोलैंड क्या होता है। बोडोलैंड क्या है, वहाँ के जो असम में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है बोडोस, वो डिमांड करती है कि हमें अपना एक अलग लैंड चाहिए, दैट इज़ अ बोडोलैंड। ठीक है, और ये असम की 5 से 6% स्टेट पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, वो बोडोस की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, वो क्या क्या रीजंस हैं उसके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम क्या कर सकें, जो एडमिनिस्ट्रेशन वो डेवलपमेंट है असम के स्टेट से हमारा अलग है, तो और हम खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी आइडेंटिटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं क्या असम लोगों में या फिर जो माइग्रेंट लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दबसा के। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने बोडोलैंड की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा पढ़ते हैं अभी क्या है। तो असम गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, बोडोलैंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो बोडोलैंड डिपार्टमेंट है वो क्या काम करेगा, जो भी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज़ अ कोकराझार, बक्सा, चिरंग और उदालपुर, इनके जो इश्यूज हैं उनके साथ डील करेगा एज अ पार्ट ऑफ थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड। ठीक है, थर्ड जो बोडो पीस अकॉर्ड हुआ था वो एग्रीमेंट था 3 लोगों के बीच में, 2020 में होता है, किस किस के बीच में, सेंटर के बीच में, असम गवर्नमेंट के बीच में, और जो असम बेस्ड जो इंसर्जेंट ग्रुप है दैट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो इनके क्या करेगा, जो भी 4 मेनली जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं इस ट्राइब के द्वारा इनके इश्यूज़ को सुनेगा। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, जो ये नाम है इसको रीनेम करके बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और इसको और एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा किसके द्वारा, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के द्वारा, जो फंक्शन करेगी अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप क्वेश्चन बताओगे 6th शेड्यूल में कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, हाउएवर अकॉर्ड ये बोलते हैं कि इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसका काम ये है कि हम क्या करें कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसको डिमार्केट करेगा और रियलाइज करेगा। फाइन,
अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ द आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। अभी क्या है, ये जो CCR पोर्टल है, दैट इज़ अ क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल है, और 3rd वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप, उसको भी रिसेंटली लॉन्च किया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। इस पोर्टल का एम ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी लोग प्रैक्टिस करें आयुष, उनके जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक लार्ज स्केल पे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, जो भी आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब कि जो हमारे जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम में जो प्रैक्टिस करें, उसको हम क्या करेंगे, उन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि उनको सपोर्ट कर सकें, या फिर जो जनरल पब्लिक है उनको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। जो 3rd वर्जन है आयुष संजीवनी ऐप का, वो क्या करेगी, जो भी सिलेक्टेड जो आयुष के जो इंटरवेंशंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करेगी, स्टडी करेगी, इंक्लूडिंग आयुष 64 एंड द कबासुरा कुदनीर मेडिसिन। नेक्स्ट है ब्लैक बग इन ओडिशा। अभी क्या है, ओडिशा में जो ब्लैक बग की पॉपुलेशन है वो पिछले 6 सालों में डबल हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एट प्रेजेंट जो ब्लैक बग है वो इस स्टेट के, ओडिशा के साउथर्न पार्ट तक ही लिमिटेड है, ओनली गंजम डिस्ट्रिक्ट है। हाइवर इंडिया में ये जो ब्लैक बग की जो स्पीसीज है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड इवन पेनिनसुलर इंडिया के टुवार्ड्स, ठीक है। ब्लैक बग माना जाता है फास्टेस्ट एनिमल है इन द वर्ल्ड आफ्टर द चीता, ठीक है। और ये स्टेट एनिमल है किस का, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। और ये किस में है, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। फाइन। नेक्स्ट है निधि फॉर कोविड-2, ठीक है। ये एक स्पेशल ड्राइव है किसकी, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड की, जो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिसका ये कि हमें क्या करना है, कोविड-19 क्राइसिस में कुछ जो इंडिजीनियस सॉल्यूशंस हैं या जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो कोविड-19 को कॉम्बैट करें, उनको हमें सपोर्ट करना है। बिकॉज हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कुछ रिसर्च कर रहा है, सो दैट हम क्या कर सकें, कोविड-19 के क्राइसिस को हम क्या कर सकें, कॉम्बैट करें। तो उन सॉल्यूशंस को या उन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स या कंपनीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो आपको अच्छे प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन एरियाज ऑफ ऑक्सीजन इनोवेशन, पोर्टेबल सॉल्यूशन, रेलेवेंट मेडिकल एसेसरीज एक्सेट्रा टू एड्रेस और मिटिगेट कोविड क्राइसिस। नेक्स्ट है भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। अभी क्या आपको पता है, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो ओडिशा के केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट में और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। हाईवर जो मैंग्रोव्स प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, जो यहाँ पे इस एरिया में जो मैंग्रोव्स हैं वो बेसिकली साइक्लोन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मी बैतरनी रीजन के पास पड़ता है विद बे ऑफ बंगाल लाइन इन द ईस्ट, ठीक है। इस एरिया को नेशनल पार्क डिजिग्नेट किया था 1998 में, और ये रमसर साइट भी है बाय यूनेस्को इन 2002, ठीक है। यहाँ पे जो गहीर माता बीच है वो क्या करती है, इस सेंचुरी की बाउंड्री फॉर्म करती है ईस्ट में, मतलब कि इसके ईस्ट में ये है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी ओलिव रिडले सी टर्टल्स। अभी न्यूज़ में इसलिए था कि साइक्लोन यास की वजह से काफ़ी जो ट्रीज़ हैं वो भीतरकनिका में गिर गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्लेसेस से जो न्यूज़ में थे, लास्ट न्यूज़ आज की बेलारस, आपको पता ही होगा। बेलारस की कैपिटल है मिन्स्क, जो ईस्टर्न यूरोप में लाई करता है और पहले यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है, अलोंग विद रशिया एंड यूक्रेन। और ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का भी पार्ट है, जो कि 5 मेंबर इकोनॉमिक यूनियन है, जो 2015 में एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। इंडिया और बेलारस की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। ये इंडिया को सपोर्ट करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी, और इवन की और ये इंडिया को सपोर्ट करता है कि उसको नाम ग्रुप में एंट्री दी जाए, ठीक है। गाइस, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, आप ये मुझे किस में बताओगे, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है माली। रिसेंटली क्या है, माली सफर्ड अ काउप व्हेन इट्स ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर अरेस्टेड बाय मिलिट्री। माली एक वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन है जिसकी कैपिटल बमाको है, और ये सहारन और साहेलियन रीजन्स में पड़ती है। यहाँ पे निगर रिवर, जो कि 3rd लार्जेस्ट रिवर अफ्रीका की, वो यहाँ पे आके गिरती है आफ्टर नाइल एंड कोंगो। लास्ट न्यूज़ है टिग्रे, इथोपिया। अभी क्या है, इंक्रीज, मतलब कि क्या है, जो इथोपिया एक स्टेट है, इथोपिया कंट्री है, वो क्या करे, काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करे किस पे, टिग्रे रीजन पे। इसमें जो यूएसए हैं उन्होंने क्या किया है, इथोपिया पे कुछ इकोनॉमिक और सिक्योरिटीज़ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इथोपिया ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं। टिग्रे कहाँ पे पड़ता है, इट लाइज ऑन द इथोपियन बॉर्डर विद एरिट्रिया, और ये कहीं बहुत टाइम से मतलब वायलेंस क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इथोपिया है और ये टिग्रे है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।